स्टूडेंट्स, आज हम डीसी मशीन के लेक्चर नंबर 10 में डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन को डेराइव करेंगे, है ना। इसमें हम इस लेक्चर में डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन को डेराइव करेंगे, है ना। तो देखो, कोई भी ईएमएफ इक्वेशन हो, चाहे वो अल्टरनेटर की हो, चाहे वो डीसी जनरेटर की हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर की हो, सभी ईएमएफ इक्वेशन में सबसे पहले हम कुछ क्वांटिटी सपोज करते हैं, तो यहां भी हम सपोज कर लेते हैं कुछ क्वांटिटी। जैसे सपोज P is equal to नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि पोल्स की संख्या हमने P सपोज कर दी, है ना। जैसे हमने बताया था आपको, डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ा चुके डीसी मशीन, है ना, कि हर जनरेटर में कुछ पोल्स होते हैं। वो पोल्स परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं। तो जो पोल्स होते हैं डीसी मशीन में, उनकी संख्या को हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मान लिया, अगर डीसी मशीन में या डीसी जनरेटर में 4 पोल होंगे तो P का मान होगा 4। अगर डीसी मशीन में या डीसी जनरेटर में 6 पोल होंगे तो P इक्वल टू माना जाएगा 6, है ना। फिर फाई इक्वल टू मान लेते हैं, फाई इक्वल टू मान लेते हैं हम 5। फाई इक्वल टू सपोज कर लेते हैं हम फ्लक्स पर पोल, यानी कि एक पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स, है ना। तो फाई इक्वल टू हम मान लेते हैं कि एक पोल कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, है ना। और ये फ्लक्स हम वेबर में कंसीडर करते हैं। इसमें कंसीडर कर लेते हैं वेबर, है ना। जैसे मेरा कहने का मतलब, एक पोल से यदि फ्लक्स 5 बनता है ना, तो P पोल से कुल फ्लक्स कितना बनता है, P5, है ना। तो ये एक पोल का फ्लक्स है ना। फिर N इक्वल टू हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ रोटर, है ना। हम जानते हैं डीसी मशीन में रोटर भाग क्या होता है, घूमने वाला भाग क्या होता है, आर्मेचर। तो मैं यूं कह सकता हूं कि N इक्वल टू है स्पीड ऑफ आर्मेचर। ये हमने आर्मेचर की स्पीड मानी, और स्पीड हमेशा आरपीएम में दी जाती है ना। नॉर्मली स्पीड जो दी जाती है वो हमेशा आरपीएम में दी जाती है। आप मशीन में देखते हैं अधिकतर, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, उसकी स्पीड जनरली आरपीएम में दी जाती है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में चक्करों की संख्या, है ना। रिवोल्यूशन में चक्कर, है ना। तो 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगी मशीन, ठीक है। फिर Z इक्वल टू यहां मान लेते हैं हम नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर्स, ये हम मान लेते हैं Z, कि कुल कंडक्टर्स जो है वो हमारे डीसी जनरेटर में कितने, है ना। दूसरी बात यह है कि कंडक्टर जो होते हैं, हम जानते हैं कहां पड़े रहते हैं कंडक्टर्स, कहां प्लेस होते हैं, स्लॉट्स में प्लेस होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता हो, आपको न्यूमेरिकल्स जैसे हम इस पे आगे पढ़ेंगे, तो कभी कभी वो सीधे सीधे कंडक्टर्स की संख्या भी दे देते हैं, या कभी कभी वो आपको कुल कंडक्टर्स नहीं बताते, टोटल कंडक्टर, बल्कि वो आपको ये बता देते हैं कि कुल आर्मेचर में कितने स्लॉट्स है ना, और हर स्लॉट में कितने कंडक्टर, तो भी आप टोटल कंडक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लिया आपके आर्मेचर में पूरी परिधि पर, उसकी सरकमफ्रेंस पर पूरी 20 स्लॉट्स है, और हर स्लॉट में 4 कंडक्टर है। इसका मतलब हम टोटल कंडक्टर कैसे निकालेंगे, 20 × 4, है ना, क्योंकि 20 स्लॉट है, हर स्लॉट में 4 कंडक्टर, तो कुल कितने हो जाते हैं, 80 कंडक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी न्यूमेरिकल्स में टोटल कंडक्टर सीधे भी दिए जा सकते हैं, या इस तरह भी दिए जा सकते हैं कि Z इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स, स्लॉट्स की संख्या कितनी, इनटू कंडक्टर्स पर स्लॉट, यानी कि एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं। ऐसे भी हम
टोटल कंडक्टर्स निकाल सकते हैं कि कुल कितने स्लॉट्स हैं आर्मेचर में और हर स्लॉट में कितने कंडक्टर्स हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करके भी हम टोटल कंडक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर A इक्वल टू होता यहां पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये क्या होता, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, है ना, पैरेलल पाथ्स की संख्या, है ना। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स से मतलब ये होता कि दरअसल जो हमारे जो डीसी मशीन होती है उसमें जो टोटल कंडक्टर्स होते हैं वो ब्रशेज के द्वारा कुछ पैरेलल पाथ्स में बटे रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, है ना। सारे कंडक्टर जो हैं वो कुछ पैरेलल पाथ्स में ब्रशेज की हेल्प से डिवाइड रहते हैं। तो वो कितने पैरेलल पाथ्स में डिवाइड है कंडक्टर, उनकी संख्या को, उन पैरेलल पाथ की संख्या को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, है ना, इन विच डिवाइडेड ऑल कंडक्टर्स। तो यहां पर A इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन विच डिवाइडेड ऑल कंडक्टर, जो सारे के सारे कंडक्टर हो जिन पैरेलल पाथ्स में डिवाइड किए गए हैं वो A है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि हम अगर बात करें कि भाई ईएमएफ इक्वेशन जो हम निकालना चाहते हैं डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन, हम जानते हैं डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ बनता वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से बनता। किससे बनता, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होता कि भाई एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर वो कितना होता है, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, है ना, इतने वोल्ट। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। यानी कि जो ईएमएफ है डीसी जनरेटर में, जो ईएमएफ है पर कंडक्टर वो किसके प्रोपोर्शन होता, किसके बराबर होता, वो होता पर कंडक्टर के लिए डी फाइव बाई डी टी। यानी कि ये क्या है डी फाइव बाई डी टी, ये है रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स बाय कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर द्वारा कटने वाले फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती। ठीक है, तो यानी कि ये ईएमएफ कितना होता है, इसमें ईएमएफ जो होता वो बराबर होता रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स, फ्लक्स के कटने की दर, है ना, इन कंडक्टर या आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें किसी तरह से डी फाई निकालना है, किसी तरह डी टी निकालना है और उनकी वैल्यू यहां पर रख देनी है ना, तो हमारा ईएमएफ इक्वेशन आ जाती है। अब बात आती है कि जो डी फाई जो फ्लक्स होता है हमारा, ये कुल फ्लक्स कितना जनरेट होता है। तो हम जानते हैं कि एक पोल द्वारा जनरेटेड फ्लक्स होता 5, है, एक पोल द्वारा कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता 5, है ना। यहां से देखिए एक पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स है 5, तो हम जानते हैं हमारे जनरेटर में कुल कितने पोल्स है P, तो एक पोल द्वारा जनरेटेड फ्लक्स है P, तो इसका एक पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स कितना है 5 और कुल पोल्स कितने हमारे जनरेटर में P, तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना जनरेट होगा हमारे जनरेटर में P5। देखिए जरा कि अगर हम देखते हैं कि भाई टोटल फ्लक्स जनरेटेड, टोटल फ्लक्स जनरेटेड
इन पी पोल जनरेटर। पी पोल जनरेटर में टोटल फ्लक्स जो है वो हमारा कितना हो जाता है, टोटल फ्लक्स कि एक पोल द्वारा प्रोड्यूस कितना फ्लक्स है 5। तो अगर 2 पोल होते तो कितना फ्लक्स जनरेट करते 2,5, और अगर पोल की संख्या p होगी तो टोटल कितना फ्लक्स जनरेट हो जाता p5। इसका मतलब टोटल फ्लक्स जनरेटेड इन पी पोल जनरेटर इज इक्वल टू p5 वेबर। तो हम ईएमएफ इक्वेशन के लिए सारी चीजें जो क्वांटिटी हमने कंसीडर करी, सपोज करी, उन्हीं के हेल्प से निकाले, तो ना। तो हमने यहां से देख लिया भाई, हमने एक पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स 5 माना, तो पी पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स कितना होगा p5, ठीक है। क्यों, एक पोल फ्लक्स 5 बनाता, 2 पोल 2,5 बनाते हैं, 4 पोल 4,5 बनाएंगे, तो इसका मतलब पी पोल कितने बनाएंगे p5, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखते हैं कि dt कितना होगा, इस समय कितना होगा, ये dt जो होता है ये होता एक चक्कर में लगा समय, है ना। जब एक रिवोल्यूशन आर्मेचर करेगा, घूमेगा एक चक्कर, तो उसमें कितना समय लगेगा, तो वो भी हम यहीं से निकालेंगे। वो देखो कैसे, कि भाई यहीं से हम निकाल लेते हैं कि रिवोल्यूशन पर मिनट हमने माना है n, यानी कि चक्कर प्रति मिनट इज इक्वल टू हमने n कंसिडर किया है, यानी कि एक मिनट में चक्रों की संख्या n मानी है ना। तो इसका मतलब यहां से हम देख लेते हैं कि भाई रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर के चक्कर, रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर इन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर इन 1 मिनट इज इक्वल टू क्या माना हमने n, है ना। रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर इन 1 मिनट इज इक्वल टू माना है हमने n। तो इसका मतलब रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर इन 60 सेकेंड भी क्या हो जाएगा n। क्यों, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसका मतलब जब एक मिनट में रिवोल्यूशन की संख्या n है तो 60 सेकेंड में भी क्या होगी n। इसका मतलब अगर हम रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर देख लेते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कुल रिवोल्यूशन कितने होंगे, कि भाई 60 सेकेंड में तो n है, तो इसका मतलब एक सेकेंड में कितने होंगे n/60। तो हमें आर्मेचर के एक सेकेंड में चक्रों की संख्या पता चल जाती है, रिवोल्यूशन की संख्या पता चल जाती है। लेकिन हम जानते हैं हमें एक रिवोल्यूशन में, एक सेकेंड में रिवोल्यूशन की संख्या ज्ञात नहीं करनी, हमें ज्ञात करना है dt। dt क्या होता है, एक चक्कर में लगा समय, यानी कि एक रिवोल्यूशन का समय। तो इसका मतलब अगर हम इस बात को पलट दें, है ना, कि एक सेकेंड में चक्रों की संख्या n/60 है, तो मैं इस बात को अगर मैं पलट दूं कि n/60 चक्रों में रिवोल्यूशन में लगा समय इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एक रिवोल्यूशन में कितना, है ना। एक बात देखिए, हमें जो ईएमएफ इक्वेशन है हमारी वो क्या है, ईएमएफ कितना बनता है d∅/dt। d∅ क्या होता है, फ्लक्स, तो फ्लक्स तो कितना कटता है टोटल p∅, क्योंकि एक पोल से 5 फ्लक्स, तो p पोल से p∅। अगर dt देखें, dt क्या होता है, एक रिवोल्यूशन में लगा समय। अब एक रिवोल्यूशन का समय हमने कैसे निकाला, कि हमने यहां से देखा कि एक मिनट में रिवोल्यूशन की संख्या हमने n कंसीडर की, रिवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू n कंसीडर किया हमने। तो एक मिनट में जब n रिवोल्यूशन है तो 60 सेकंड में भी n होंगे, और एक सेकंड में, क्योंकि एक मिनट और 60 सेकंड एक ही बात होती है, जबकि एक सेकंड में कितने होंगे n/60। लेकिन ये जो हमसे निकला, ये एक सेकंड में रिवोल्यूशन की संख्या निकली, लेकिन हमें एक सेकंड में रिवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए dt, यानी कि एक चक्कर में एक रिवोल्यूशन में लगा समय। तो इस बात को अगर मैं पलट दूं कि n/60 रिवोल्यूशन में लगा समय 1 सेकंड, तो एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, ऐसे कर सकते हैं कि टाइम टेकन इन
n/60 रिवोल्यूशन इक्वल टू n/60 रिवोल्यूशन में लगा समय कितना है, वो है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन क्या होगा, तो 1 रिवोल्यूशन में जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, है पलट जाएगा 1/n/60 यानी कि 60/n, है ना, इतना सेकेंड, है ना, तो 60/n सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब देखिए हमारा जो है वो ये आपका d5 dt दोनों पता चल गए हमें, तो इसलिए दोनों की एक वैल्यू रख देंगे, हम पुट कर देंगे इसमें, तो EMF इक्वेशन हमारी आ जाती है, ठीक है। तो देखिए कैसे कि यहां से हम जो है इरेज कर देते हैं, है ना। तो देखिए एवरेज इंड्यूस्ड EMF, एवरेज इंड्यूस्ड EMF पर कंडक्टर इक्वल टू, वो क्या जाता हमारा, d5 की वैल्यू क्या आई थी, P5, टोटल फ्लक्स कितना बनता, P5, और एक चक्कर में समय कितना लगता है, dt का मान क्या आया था, 60/n सेकेंड, 60/n सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाता P5n/60, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हमारा एवरेज इंड्यूस्ड EMF आ जाता फैराडे के नियम से, है ना, एक कंडक्टर के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जनरेटर में एक कंडक्टर नहीं होता, बल्कि हमारे पास कुल कंडक्टर कितने होते हैं, Z, है ना। तो इसका मतलब अगर हम टोटल EMF देखें तो टोटल एवरेज इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, तो एक कंडक्टर के लिए इतना, तो Z के लिए कितना, है ना, यानी कि Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। दूसरी बात देखिए कि अगर एक बात और देखते हैं हम जरा, कि जो हमारे टोटल कंडक्टर Z होते हैं ये हम जानते हैं बटे रहते हैं कुछ पैरेलल पाथ्स में, हमारे कुल जो कंडक्टर्स होते हैं वो कुछ पैरेलल पाथ्स में बटे रहते हैं। मान लिया हमारे पास 4 पैरेलल पाथ या कितने भी हैं, तो ये जो हमारे टोटल कंडक्टर्स होते हैं वो आपके डिवाइडेड रहते हैं कुछ पैरेलल पाथ में, है ना। और ये जो हमारे कंडक्टर जो कि डिफरेंट पैरेलल पाथ्स में डिवाइड हैं, पैरेलल पाथ्स हैं तो इनमें डिवाइडेड हैं, तो इनसे टोटल जो EMF है वो मान लिया E मिलता। हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो यानी कि ये भी EMF इतने जनरेट करेंगे, ये भी EMF उतना ही जनरेट करेंगे, ये भी EMF उतना ही जनरेट करेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है ना। पैरेलल में वोल्टेज कभी जुड़ती नहीं है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इसका मतलब हमारे लिए जो EMF जनरेट करेंगे वो केवल एक पैरेलल पाथ के कंडक्टर ही EMF बनाएंगे, क्योंकि पैरेलल पाथ में वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होती है। तो जितना एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर है वही हमारे लिए EMF जनरेट करेंगे। तो इसीलिए अगर हम टोटल EMF देखेंगे तो जो हमारा टोटल एवरेज इंड्यूस्ड EMF होगा, टोटल एवरेज इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो कितना होगा कि एक कंडक्टर के लिए तो कितना, P5n/60, और इनटू हमारे लिए जो EMF बनाते वो कौन से बनाते हैं, टोटल Z कंडक्टर थे, लेकिन वो कुल पैरेलल पाथ में डिवाइड है, कितने पैरेलल पाथ में, A पैरेलल पाथ में, तो Z/A। तो एक पैरेलल पाथ के कंडक्टर कितने होंगे, Z/A। तो इसीलिए हमारा टोटल EMF कितना होगा, एक कंडक्टर के लिए इतना और Z/A के लिए कितना। बात समझ आई। हम टोटल कंडक्टर Z कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि
हमारे जो टोटल कंडक्टर जेड होते हैं वो ब्रशेज की हेल्प से वो कुछ पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाते हैं, और जब वो कुछ पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाते हैं तो एक पैरेलल पाथ का जो एक पैरेलल पाथ के कंडक्टर हैं वो जो हमारा ईएमएफ जनरेट करेंगे वो ही कुल सभी पैरेलल पाथ के कंडक्टर भी कुल मिला के भी करेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती, जुड़ते नहीं है। इसीलिए हमारे लिए जो ईएमएफ जनरेट करते हैं वो केवल एक पैरेलल पाथ के कंडक्टर करते हैं, और एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर कुल कितने आते हैं, Z/A। तो इसलिए हमें जो ईएमएफ देखना होता वो एक पैरेलल पाथ के कंडक्टर द्वारा प्रोड्यूस ईएमएफ देखा जाता है। तो इसलिए टोटल एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर कितना हो जाता, P∅N/60, यानी कि एक पैरेलल पाथ के एक कंडक्टर के लिए ईएमएफ इंटू Z/A कंडक्टर का E, है ना, से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन आ जाते हैं, है ना। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट ईएमएफ इक्वेशन, है ना हमारी, ये हमें याद रखनी है कि टोटल जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होता वो कितना होता, P∅N/60 इंटू Z/A। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, सीधे सीधे आप मन में याद रखेंगे कि भाई E बराबर होता फैराडे के नियम से d∅dt। d∅ का मान कितना होता, d∅ होता है P∅, यानी कि एक पोल द्वारा फ्लक्स फाई तो P पोल द्वारा P∅, तो d∅ की जगह P∅ आ जाता, और नीचे एक चक्कर में लगा समय होता है dt होता है, dt कितना होता है हमेशा 60/n, तो P∅ के बटे 60/n करते n ऊपर चला जाता। ये एक कंडक्टर का ईएमएफ होता। हमारे पास कुल जो कंडक्टर है जो हमारे लिए ईएमएफ जनरेट करते हैं वो कितने होते हैं, एक पैरेलल पाथ के कंडक्टर वो कितने होते हैं, Z/A। तो एक कंडक्टर का इतना तो Z/A का कितना, तो इस तरह से हमारी ईएमएफ इक्वेशन सिंपल सी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दरअसल ये जो हमारी ये जो ईएमएफ इक्वेशन है ये तो जनरल ईएमएफ इक्वेशन है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम जो आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं दो तरीके से करते हैं, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग, है ना। तो अगर हम लैप वाइंडिंग के लिए ईएमएफ इक्वेशन देखें तो देखो कैसे हो जाता, देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको कि भाई अगर हम फॉर लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग के लिए अगर हम लैप वाइंडिंग के लिए देखें तो लैप वाइंडिंग के लिए A बराबर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो हमेशा पोल्स के बराबर होते हैं, है ना। लैप वाइंडिंग के लिए अगर हम लैप वाइंडिंग में देखते हैं तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा पोल्स के बराबर होते हैं, है ना। ये नॉर्मली कैसे देखते हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो कि यहीं से हम दे सकते हैं कि याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं कि लैप वाइंडिंग में, लैप मीन्स LAP, लैप वाइंडिंग में A बराबर P होता है, यहीं से हम देख सकते हैं, है ना। तो यानी कि लैप वाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ की संख्या पोल्स के बराबर होते हैं, यानी कि जितने पैरेलल पाथ होते हैं हमेशा जितने पोल्स होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं, इसलिए हम A की जगह P पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशन आ जाती है जो लैप के लिए आ जाती है वो P∅N/60 इंटू Z/A की जगह P रख दिया, तो P से P कैंसिल हो जाता, तो E इक्वल टू आ जाता Φ_n/60 इंटू Z। तो ये इक्वेशन आ जाती है लैप वाइंडिंग के लिए। इसी तरह से अगर हम वेव वाइंडिंग के लिए ये इक्वेशन देखते हैं फॉर वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग के लिए अगर हम देखते हैं वेव वाइंडिंग के लिए, तो देखो वेव वाइंडिंग में हमेशा जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो हमेशा 2 होती है। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2। रीजन कि वेव हम जानते, याद रखने कैसे रखेंगे कि वेव हमेशा इस तरह की होती है, इस तरह, है ना। तो वेव इस तरह की होती है तो आप याद रख सकते हैं 1 2, है ना। तो लैप में कैसे याद रख लेंगे, आप अगर भूल जाते हैं तो लैप के लिए तो LAP, तो A बराबर P, है ना। तो A बराबर होते हैं पैरेलल पाथ की संख्या पोल्स के बराबर, जबकि वेव इस तरह की होती है तो वेव में कितने होते हैं पैरेलल पाथ हमेशा 2, है ना। तो इसका मतलब ईएमएफ इक्वेशन अगर देखें वेव वाइंडिंग के लिए तो हो जाती है E बराबर P∅N/60
अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए की जगह फिर क्या रख देते हैं 2। तो इसका मतलब आ जाता P5N अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ये आ जाता आपका 120। तो ये हमारी वेव इक्वेशन आ जाती है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कौन थे अभी आगे बताएंगे, है ना। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा और अगर मैं देखूं तो जो हमारी EMF इक्वेशन होती है, ये हमारी जो EMF इक्वेशन है, इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारा जो EMF होता है, इक्वेशन जनरल इक्वेशन जो होती है EMF इक्वेशन जो हमारी वो है P5N अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए, है ना। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, E बराबर जनरल इक्वेशन P5N अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए, ये इक्वेशन है हमारी। तो अगर यहां से देखें तो देखो P इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं, तो ना पोल्स की संख्या कभी चेंज नहीं होती मशीन में, ठीक है। ऐसा नहीं होता घूमते घूमते कभी 2 पोल होंगे, कभी 4 पोल हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे जेड होते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जैसे लैप के लिए पोल के बराबर, वेव के लिए 2। 60 भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब हमारी जो EMF हो जाता वो कितना हो जाता, वो प्रोपोर्शनल हो जाता N5 या 5N के, कुछ भी कह लेते हैं N5। तो हमारा जो जनरेटर में EMF हो जाता वो प्रोपोर्शनल हो जाता N5 के। क्यों? क्योंकि लिख देते हैं ब्रैकेट में, चूंकि अदर टर्म्स आर कांस्टेंट। तो बाकी टर्म्स आर कांस्टेंट, बाकी टर्म तो कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए चूंकि बाकी टर्म कांस्टेंट होते हैं तो इसलिए जनरेटर में EMF इज प्रोपोर्शनल टू हो जाता N5, क्योंकि N भी चेंज हो सकता है, स्पीड, फ्लक्स भी चेंज हो सकता है, जबकि पोल्स की संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर और पैरेलल पाथ और 60 ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें कि अगर मैं फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में अगर मैं EMF को E1 कंसीडर करूं, केस फर्स्ट से मतलब ऐसा भी हो सकता है, तो कोई इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार एक मशीन को जनरेटर बताते हैं, एक को मोटर बताते हैं, या ऐसे बोल देते हैं कि 2 मशीन है ना। एक मशीन में EMF E1 है, स्पीड जो है वो N1 है, और फ्लक्स जो है वो ∅1 है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अभी आगे बताएंगे हम, है ना, आगे आएंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखते हैं कि EMF फर्स्ट मशीन का, या फर्स्ट मशीन से मतलब वो न्यूमेरिकल्स में बताते हैं, एक बार जनरेटर एक बार मोटर, या 2 मशीन भी बता देते हैं डीसी मशीन, एक लैप बाइंडिंग वाली है, एक वेव बाइंडिंग वाली, इस तरह से भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन में सब हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो EMF इक्वेशन, EMF आ जाता है इसकी E1 इज प्रोपोर्शनल टू N1 ∅1। इसी तरह से केस सेकंड में अगर हम EMF, या केस सेकंड से मतलब कोई दूसरी मशीन है ना, तो दूसरी मशीन में हमने EMF ले लिया मान लिया E2, स्पीड ले ली मान लिया हमने N2, स्पीड ले लिया हमने N2 मान लिया, और फ्लक्स मान लिया हमने, फ्लक्स इज इक्वल टू ∅2, है ना। तो इसका मतलब EMF E2 इज प्रोपोर्शनल टू आ जाता N2 ∅2। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं इक्वेशन 1 या सेकंड डिवाइडेड 1 कर दूं, तो इक्वेशन सेकंड बाई 1 करूंगा तो लेफ्ट में तो आ जाता है E2 अपॉन E1, और राइट में आ जाता है N2 ∅2 अपॉन N1 ∅1, है ना। तो चूंकि दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट सेम होते हैं तो वो कट जाते हैं, ऐसे इज इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाती है। इसके ऊपर भी आगे हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है ना। तो आज इस
लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे, है ना। और जो है आपका इसके बाद अगले लेक्चर में हम वाइंडिंग का टॉपिक लेंगे, है ना। तो वाइंडिंग हमने अभी नहीं बताई, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, है ना। तो ये अलग से एक टॉपिक होगा इसका, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।